क्वेश्चन नंबर 81 श्री डॉक्टर संजीव कुमार सिंगरी। नेक्स्ट मंगुटा मान्य मंत्री जी। यस सर। अध्यक्ष महोदय, उत्तर सदन के पटल पर रख दिया गया है। मंगुटा श्रीनिवास रेड्डी। Sir, question number 81, sir. And now you Sir, no. After the corona pandemic throughout the world, the demand for electrical vehicles have gone up, sir. People are not interested in moving to the public transport. So government is also encouraging electrical vehicles, manufacturers, giving, a lot of, facilities to them. And to the consumers are also benefited out of it. So through you, sir, I would request the Honorable Minister, now actually in his minister's reply, it has been stated also totally sanctioned charging stations. Total number of sanctioned stations are 4,973 as per Honorable Minister's answer, sir. In his reply, Honorable Minister has stated, out of these 4,973 sanctioned stations, only 475 stations are installed, sir, which is merely 10% of the sanctioned stations. So there is very much of anxiety among the users regarding the charging infrastructure facilities, sir, especially in rural areas. Now, people are buying, left, right, and center, two-wheelers and four-wheelers of electrical mobile vehicles, sir. So if the charging stations are not, installed properly, then it will have, very big problem for the consumers, sir. Through you, sir, I would request, Honorable Minister, what are the steps, the government of India is taking also? Please brief. Brief this, sir. Sir, taking to accelerate the installation of the stations. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य और सम्मानित सदन को अवगत कराना चाहता हूं। पहली बात तो ये अवधारणा ही गलत है कि सरकार ही चार्जिंग स्टेशन लगाएगी। दुनिया के देशों में अमेरिका है, यूरोप है, जहां इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां पॉपुलर हैं, वहां पर इन गाड़ियों को बनाने वाली कंपनियां ही चार्जिंग स्टेशन लगाती हैं। लेकिन फिर भी आदरणीय मोदी जी की सरकार में हमारे विभाग ने इसके लिए योजना लेके आई, 10,000 करोड़ की FAME 2 योजना लेके आई, जिसमें से 1,000 करोड़ रुपए चार्जिंग स्टेशनों को सब्सिडी देने के लिए अलग से मंजूर किए गए हैं। माननीय सदस्य ने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन चार्जिंग स्टेशन लगाने में सबसे बड़ी समस्या जमीन की है। लेकिन उस जमीन के समस्या का समाधान करने के लिए ही हमने जो भारत की जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं, उनसे बातचीत हमारी जारी है, बातचीत हुई है। पूरे देश में उनके 22,000 आउटलेट हैं और अब तक 1536 वो इस तरह के सबस्टेशन अलग से लगा चुकी हैं। उनसे बातचीत जारी है और इससे इस समस्या का समाधान हो जाएगा। जैसे जैसे गाड़ियों की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे बिल्कुल सरकार पूरी तरह से तैयार है। ऑयल कंपनियों से बातचीत कर ली गई है और वो बहुत तेजी के साथ उसका सर्वे चल रहा है। आगे आने वाले समय में ये समस्या नहीं रहेगी। विनायक राउत जी। अध्यक्ष महोदय, इलेक्ट्रिकल व्हीकल आज की जरूरत है अध्यक्ष महोदय, और इसकी वजह से मैं केंद्र सरकार की सराहना करूंगा कि एक अच्छी जरूरत को पूरा करने का प्रयास वो कर रहे। मैं पूछना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि चार्जिंग स्टेशन तो काफ़ी संख्या से तैयार करने का काम चल रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिकल व्हीकल जिस कंपनी के माध्यम से तैयार करने की कोशिश की जा रही है, आज के पूरे देश में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल टेस्ला कंपनी के माध्यम से बनाए जाते हैं। और ये टेस्ला कंपनी में भारत के कई राज्यों में। आगे प्रश्न इसका एक और इसी का ही जो आप पूछ लो शायद ना, तो बाद में पूछे या क्या? अभी पूछ लो। ओके, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। तो इस टेस्ला कंपनी ने भारत के कई राज्यों में अपने
ई व्हीकल का मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट बनाने की तैयारी दिखाई है और इसलिए उन्होंने कुछ टैक्सेशन में सहूलियत मांगी है। क्या केंद्र सरकार टेस्ला जैसे कंपनी के सहयोग से भारत में भारी संख्या से इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने की कोशिश कर रही है और उनकी जो मांग है उसके ऊपर केंद्र सरकार की क्या रवैया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सवाल इस सवाल से संबंधित नहीं है। पीएलआई स्कीम बता लेकिन दो नहीं, ना। लेकिन अब चाहते हैं सुरेश जी का वो सवाल लगा हुआ है, चाहे तो मैं उनको सवाल का आप जवाब दूं। जवाब दे दो। माननीय अध्यक्ष जी, सम्मानित सदस्य ने जो बात की है, मैं उनके बारे में उनको अवगत कराना चाहता हूं सम्मानित सदस्य को कि उन्होंने टेस्ला कंपनी की बात की है। इसके लिए हमारी सरकार FAME 2 स्कीम लेके आई है, PLI ऑटो स्कीम लेके आई है, PLI ACC एडवांस टेक्नोलॉजी की स्कीम लेके आई है। उसमें चाहे देसी कंपनी हो विदेशी कंपनी हो, सबको अधिकार है उसमें अप्लाई करने का। लेकिन जिस कंपनी का इन्होंने जिक्र किया है, उस कंपनी ने आज तक हमारी इस स्कीम में कोई अप्लाई नहीं किया है। तो माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं, मोदी जी की सरकार में यह नहीं हो सकता कि रोजगार चीन को और मार्केट इंडिया भारत की। मोदी सरकार की नीति है, मार्केट अगर भारत की है तो रोजगार भी भारत के लोगों को मिलेगा, इसलिए वो आए यहां पर स्थापित करें वो लोग। क्वेश्चन नंबर 82 श्रीमती रक्षा खाड़ से। क्वेश्चन नंबर 82। माननीय मंत्री जी, प्रति सभा पटल में रख दिया गया। माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं सबसे पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी दोनों को शुक्रिया अदा करती हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना को उन्होंने एक नई गति दी और इस बजट के माध्यम से 80 लाख परिवारों को नए घर देने का प्रावधान किया है। अध्यक्ष महोदय, 2018 में सरकार ने आदेश दिए कि सभी गांव में ग्राम सभा के माध्यम से वंचित परिवारों की सूची बनाई जाए, जिसमें महाराष्ट्र में ड यादी कहते हैं, और उसके बाद एजेंसियों के माध्यम से लाभार्थियों की सूची जारी की। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि जो सूची पात्र लाभार्थियों की बनाई गई है वो किस आधार पर बनाई गई है, उसके निकष क्या थे और क्या सरकार ने ये निकष तय करके दिए थे इन एजेंसियों को, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, जैसे माननीय सदस्य जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि इसके मापदंड क्या है सर्वे का। हमने जो सर्वे हमने कराया है और जो मापदंड है, SECC 2011 का जो डाटा सर्वे हुआ है और उस आधार पर जो सर्वे हुआ, तो प्रथम चरण में जो सर्वे जो हमारे 1 रूम वाले हैं, 2 रूम वाले और कच्चा घर, ऐसे कुल मिलाकर के 4.3 करोड़ परिवार चिन्हित हुए और चिन्हित करने के बाद ये 4.3 करोड़ परिवारों की जो सूची जो राज्यों को जो भौतिक सत्यापन के लिए भेजी गई और उस भौतिक सत्यापन के बाद जो निकल करके आया है वो है 2 करोड़ 95 लाख, ये आंकड़ा निकल करके आया। और इसी आधार पर इन परिवारों को जो 2 करोड़ 95 लाख परिवार हैं, इनको हम आवास देने की व्यवस्था हम कर रहे हैं और ये सभी राज्यों को हमने अलग अलग जो एलोकेशन है वो हमने किया है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री जी ने अभी जवाब दिया, मैं इसमें दूसरा सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो आपने बताया कि हर राज्य के अनुसार ये यादी का डिक्लेरेशन हुआ है, लेकिन ऐसे कई परिवार है कि जिनको इस योजना की ज़रूरत है और वो इस सूची में उनके नाम नहीं आए, तो सरकार नए परिवारों को, मतलब जो वंचित परिवार है, उनको घर देने के लिए कुछ प्रावधान करने वाली है क्या? माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा, जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया, ये जब 4.3 करोड़ घरों का सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से आया, जब राज्यों को दिया तो उन्होंने 2.95 करोड़ दिया, लेकिन जब फिर उनके पास भेजा तो उन्होंने पात्र अपात्र करके 2 करोड़ 15 को हमें दिया। तो जो 2.95 पहले दिया था, भारत सरकार ने कैबिनेट में ये लक्ष्य निर्धारित कर दिया और बाद में जब फिर राज्यों को भेजा तो राज्यों ने
80 लाख उसमें से रिजेक्ट कर दिया कि ये अपात्र हैं या मिल गया है, या अब ये 80 लाख आवास प्लस के रूप में आया और पूरे देश में एक कमेटी बनी, राज्यों के साथ मिलकर के उसका पैरामीटर फिक्स किया गया और उसी पैरामीटर के आधार पर ये आवंटन हुआ। श्री M.K. विष्णु प्रसाद। Thank you, Mr. Speaker. This house scheme has come from Indira Gandhi's period in the name of Indira Gandhi Awas Yojana. I really appreciate the government's effort in giving houses for everybody, but there are two loopholes. The beneficiary account, the money paid by the government will not be through the beneficiary account also. It can go through any account, number one. Number two, Indira Gandhi Awas Yojana, under that scheme, the houses built 20 years back has been whitewashed and taken a photograph without the geo-positioning system. So these two loopholes are there in the system. Is the government aware of it? And the government have any rectification steps in eradicating these problems so that the deserving beneficiary has not got the house? So will the government reconsider in allotting the houses? Thank you very much. अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन जो उन्होंने कहा मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। 1985 से 2015 तक 30 वर्षों के लंबे अवधि में 4.09 करोड़ आवास के लक्ष्य में मात्र 3 करोड़ 26 लाख आवास पूर्ण हुए। 74 लाख आवास, इंदिरा आवास माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने पूर्ण किया और आज की तारीख में ये जो केवल 3 करोड़ 26 लाख 30 साल में बना और मोदी जी ने के कार्यकाल में अभी 2.5 करोड़ 74 लाख लगा करके हमने बना दिया है और अकाउंट में पैसे जाता है। लीपापोती होता था, अब लीपापोती का जमाना चला गया। श्री बी मेहताब जी। Sir, at the outset, I would thank the Minister that in between last 2-3 months, we have met him, from our state honorable members have met him, and he had tried to explain our problem. Recently, in last December, Honorable Chief Minister of Odisha, Mr. Naveen Patnaik, also had written a letter to the Prime Minister expressing his gratitude for sanctioning 8.17 lakh Pradhan Mantri Awas Yojana houses. But the crux of the problem is, which the Minister has just now mentioned, that certain number of families were identified under a scheme in 2011. They were found wanting subsequently, and respective state governments also have confirmed it. But the problem is there are left out houses. The basic question which Madam had asked was relating to the left out houses. Our problem in our state, sir, is that in certain districts, at least 16 districts of Odisha, like KVK districts and other backward districts, where one cannot enter through the electronic media. That's why that number has not come. So repeated requests have been made to the government whether you are going to allow the window to open as you have allowed Karnataka to open the window so that they can enter. Here the genuine problem is there, whether government is going to allow that window to open so that the left out the beneficiaries will be included in the PMAY scheme. अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस सदन के बड़े गंभीर और सीनियर सदस्य हैं। ये आए थे हमारे पास, सारी लंबी बातें इनके साथ स्थिति बताया गया, लेकिन आज सदन में ये विषय आया है तो मैं आपसे अनुमति मांगता हूं कि मैं उसे डिटेल लिख करके बता दूं। क्यों? तो कम से कम महोदय, मुझे आपके सप्लीमेंट्री पूछने वाले 22 मेंबर हैं, कितने? 22। महोदय
मैं इतना जवाब दे दो, आगे का क्वेश्चन चलाएं तो पूरा समय क्वेश्चन में शुरू हो जाएगा। महोदय मैं इतना जरूर आपसे कहूंगा, दो लाइन हमें 31/3/2018 को प्रारंभिक सीमा समय के साथ अतिरिक्त छूटे हुए परिवारों की पहचान के लिए आवास प्लस सर्वे किया गया। जो परिवार सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में शामिल नहीं थे, इसकी समय सीमा को 4 बार, मैं उड़ीसा के लिए पढ़ रहा हूं महोदय, 4 बार 30। आप ऐसा करें, आधे घंटे की चर्चा लिख दें, मैं 11 तारीख को इसकी चर्चा दे दूंगा, खत्म। शॉर्ट में जवाब दे दे मंत्री जी, शॉर्ट में दे दो। जैसा आपका आदेश। शॉर्ट में जवाब दे दे, पूरा कर दे जवाब शॉर्ट में, फिर आप उस समय फिर तो 4 बार में 30/6/2018, 30/9/2018, 31/11/2018 और अंत में 7/3/2019 तक बढ़ाया गया। 1 वर्ष का समय देने के बाद उड़ीसा राज्य ने उक्त सर्वे में उचित रूप से भाग नहीं लिया। आवास प्लस के अभी भी इनके पास 8.17 लाख अलॉटेड हैं, जिसको इन्होंने अलॉट नहीं किया। जो लिखेगा उसमें से सबको इनके नंबर में लिस्ट है, उन सबको मैंने रिजर्व कर दिया, सबको बुला दूंगा 11 तारीख को। क्वेश्चन नंबर 84 श्री मलुक नागर जी। 84 83 विजय बघेल जी। चालू हो जाएगा। टेबल कर दो आप पहले। माननीय सभापति महोदय, टेबल कर दो बस केवल। माननीय सभापति महोदय, उत्तर सॉफ्ट टेबल पर रख दिया गया। विजय बघेल, अरुण साव, सोगत राय जी, श्रीमती, आप ऐसे तो बिना काम तो बहुत बोलते हो, जब प्रश्न होते जो बोलते नहीं हो। नहीं, आपको मौका देता हूं जो तो बोलते नहीं हो, और जब मौका नहीं होता है, जब बीच में डिस्टरबेंस करते हो। श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ। For giving me this opportunity, Honorable Minister gave an elaborate reply. I would like to ask the Honorable Minister, administrative and financial control of multi-state cooperative societies is the central register, with the law making it clear that no state government official can wield any control on them. There is no officer or office at the state level, and most of the work is being carried out either online or through correspondence, due to which the grievance redressal mechanism has become very poor. Sir, while the system for state registered societies include checks and balances, multiple layers to ensure transparency in the process, these layers do not exist in the case of multi-state society. Instead of the board of directors control all finance and administration, have the ministry has taken any steps to review the system and strengthen the societies? Thank you, sir. माननीय सभापति महोदय, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ये हमारा केंद्र सरकार से संबंधित है, और इसमें राज्यों से हमने ये अनुरोध किया है कि उनको कहीं भी इस प्रकार की समस्याएं रहती हैं, उनका वो सुझाव दे सकते हैं। और सीधा चूंकि मंत्रालय का नया गठन किया है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सदन के माध्यम से। अब उसमें जितनी भी मल्टी स्टेट सोसाइटियों की जो समस्याएं आती थी, उन पर भी हम काम करते हैं, और जो भी शिकायतें आती हैं उनका निवारण भी हम करते हैं। देवजी पटेल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सहित पूरे भारत में आदर्श कोऑपरेटिव के कई लोग, उस सोसाइटी ने पैसा जमा करके उनको वापस नहीं दिया। आदर्श कोऑपरेटिव के सारे डायरेक्टर्स वगैरह जेल में हैं, लेकिन एक समस्या ये उत्पन्न हो गई है अध्यक्ष जी कि उसकी जो संपत्ति थी, उस संपत्ति पे डिपार्टमेंट अलग अलग सारे उनको फ्रीज कर दिया। लिक्विडेटर नियुक्त किया हुआ है, लेकिन लिक्विडेटर कोई काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास में कोई संपत्ति, कोई प्रॉपर्टी है नहीं। मैं सरकार से ये जानना चाहूंगा, क्या सभी डिपार्टमेंट को बिठा के मंत्री समूह बना के आदर्श कोऑपरेटिव के जो
लोग हैं उन लोगों को राहत देने के लिए कोई विषय चलाया जाएगा? माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही गंभीर और अच्छा प्रश्न किया है। ये कई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो लोगों का पैसा लेकर पैसा नहीं दे रही जी, इस पर बहुत संज्ञान लेकर उन जमाकर्ताओं को कैसे मिल सकता है पैसे, इस पर इसमें सहारा ग्रुप के इसमें 4 सोसाइटियां हैं, जिसमें सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी है, स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी है, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। और चारों में हमारे CRCS ने 6 बार सुनवाई किया और 6 बार सुनवाई करके उनको हिदायत देने का काम किया था। उन्होंने निर्णय भी लिए थे। मैं आदर्श भी बता रहा हूँ, आदर्श भी इसी में है। बता दिए आपने, सबका बता दिया। जी जी। तो इसमें हमने इन सोसाइटियों के प्रति जो है 6 व्यक्तिगत सुनवाई की और उसके बाद में जमाकर्ताओं को हमने देय राशि का भुगतान की हमने बात कही थी। और साथ ही साथ इसमें जो लगभग हमारे 9.88 करोड़ मेंबर हैं चारों सोसाइटियों मिला करके, जिसका 86,673 करोड़ रुपया टोटल आया है। और उनका MB वैली करके है, उसमें 62,000 से अधिक राशि उसमें लगाई गई है। लेकिन मैं माननीय सभापति महोदय कह सकता हूं कि हमने उस समय कहा था कि नई जमा राशि लेने से हमने प्रतिबंधित उसमें किया था। साथ में 18/8/2020 को गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय SFIO के से कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत MB वैली लिमिटेड और सहारा समूह के अन्य उद्यमों के मामलों की जांच करने का अनुरोध किया था। इसमें समितियों ने अपने सदस्यों निवेशकों से प्राप्त आप एक का मतलब आपने जनरल बात बोल दी ना चारों की, बस ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या है कि 3 हमारी सोसाइटियों के लिए ये दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे किया हुआ है और तेलंगाना ने एक इसके लिए दिया है। तो इसके लिए हम उसके लिए भी उसमें अपील में हम गए हैं, उनसे कैसे हम स्टे वैकेट कराएं जिससे कि हम जमाकर्ताओं को पैसा दे सकें। क्वेश्चन नंबर 84 श्री मलुक नागर जी। क्वेश्चन नंबर 84। सर, स्टेटमेंट रेड ऑन द टेबल। सर, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि जो फ्रीक्वेंसीज हैं जो दूरदर्शन और आकाशवाणी को गांव देहात के अंदर तक जहां पे टेलीविज़न और रेडियो चल नहीं पाते, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? और जो 2014 से और जो इसमें दिसंबर 2021 तक बताया है कि 2379 करोड़ रुपए लगाए हैं, वो एलोकेट कितना हुआ था और कितना उसमें से लगाया? और सब दूसरा, जो आजकल स्मार्टफोन पे सब लोग कोई सा भी टेलीविज़न लाइव देख सकते हैं, तो क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है जो गांव देहात तक और गरीब जगह पे जहां पे किसी भी कीमत पे रेडियो और वो जाने में दिक्कत है और दूसरे टेलीविज़न दिख जाते हैं, आज तक हो, चाहे ABP न्यूज़ हो, चाहे जी न्यूज़ हो, तमाम राष्ट्रीय चैनल, तो क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है जो हमारे दूरदर्शन को और रेडियो को स्मार्टफोन पे दिखाने की हो? Respected Speaker, Sir, I want to convey through this Augustus to the member. Prachar Bharati, we know that Prachar Bharati is a public carrier. We are concerning about our broadcasting hard area, that is Kashmir to Kanyakumari, Lakshadweep, we are telecasting, and as well as we are broadcasting Akashvani, All India Radio also. Even we take up in border areas like Arunachal Pradesh, we start from Arunachal Pradesh to Dar Desert tak Amara telecast is going. And also the nation important programs. Sir, we know that Independence Day program and also Republic Day parade, our nation's parade program also, we are telecasting. This telecasting, I'm coming to the point, this telecasting throughout the nation is reaching 100%. Our DD, Doordarshan channels, coverage is 100% coverage is there. And also All India Radio coverage is also 100% coverage is there. Our respected member asked about the
allocation of the fund. Sir, 100% and respected member is asked that we have two schemes, sir. ठीक है, ओके। Sir, we have two schemes. In that bind schemes, मंत्री जी ने बता दिया, broadcasting उसका भी ऐप है, infrastructure. दूरदर्शन का आप देख सकते हो जैसे और का ऐप है। Sir, broadcasting infrastructure and network development scheme. For this scheme, sir, our leader, Prime Minister's vision, see modernization of the Doordarshan and modernization of the All India Radio. And also digitalization. Sir, I am coming to your point, sir. You asked, I am coming. Digitalization, upgradation of the technology. So what he is, our respected member is expectation is now we are having the mobile phone. We have mobile on, sir, news on air. Akashvani, we have news on air. In this news on air, we can hear our all India level news at anywhere in the world. It is the coverages throughout, not only in the nation, in the anywhere in the world, is all India news on air. And YouTube also, we are having in YouTube, Doordarshan Kendras, we have YouTube, and news on air also we have YouTube, and Twitter also is there. We have Facebook also. and सीधी बात है कि टेलीफोन पे दिखाओगे या नहीं, और फ्रीक्वेंसी जहां गांव देहात तक जा रही है करोगे या नहीं, सीधी बात है बिल्कुल। Sir, again I am telling, sir, our government. हाँ या ना? Sir, we are upgraded, sir. Already we upgraded. Okay. Sir, already the news on air is there. The news on air is in the YouTube also. So in YouTube, anywhere we can see. Even member can, even member, sir, even member can open his mobile. Now he can go his news on air. Now itself, sir. We have the facility already implemented, sir. अरविंद सावंत जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। उनका सवाल अलग था, आपने जवाब अलग दिया। मोबाइल पे आ जाएगा क्या? सिर्फ न्यूज़ की बात नहीं है, जैसे सारे कमर्शियल चैनल आते हैं उस तरह से कमर्शियल चैनल आएगा कि नहीं। अब रही बात सर, आप मुंबई शहर में आपने अपग्रेडेशन की बात की, मैंने 7 बरस उनके लिए देख रहा हूँ। अपने स्टूडियो अभी भी अपग्रेड नहीं हुए हैं, और वहाँ जो काम करते हैं, जो कर्मचारी, खास करके चैनल पे जो सीरीज दिखाते हैं, उसमें काम करने वाले जो कलाकार हैं, वो उनको आज भी न्याय नहीं मिला। जब आदरणीय स्मृति ईरानी जी मंत्री थी तभी से लेकर वो इस विषय को लेकर अब खड़े हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आपको जानकारी है कि आजकल वो लोग हिंदी या किसी भी लोकल लैंग्वेज में नहीं बताते, लोकल लैंग्वेज में हिंदी हुई डब करके बताते हैं। कोई दूसरी सीरियल है लेकिन वो मराठी में डब करके बताएंगे ताकि कलाकार ही नहीं आए। तो ये जो कलाकार को भी प्रोत्साहन देने वाली बात आती है, उनको उत्तेजन देने वाली जब बात आती है, तो हम अपेक्षा करते हैं वहाँ के कलाकारों की समस्या के पास भी ध्यान दीजिए और जल्द से जल्द कमर्शियलाइजेशन करिए ताकि आपको पैसा भी मिले और लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें। ये इसके लिए कुछ कदम उठाएंगे। सिर्फ मॉडर्नाइजेशन की बात नहीं, कमर्शियलाइजेशन की भी बात है। ये दोनों आप करेंगे ऐसी अपेक्षा करते, तो इसके बारे में आप सदन को बताएंगे। धन्यवाद। सर, स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबर asked us a very good question. Sir, we already not only upgradation the technology also, content also we are upgrading. For example, regional channels also, not only national channels, regional channels also we are upgrading the, even what are the some of private channels, what they are telecasting, the honorable member asked is serials. We are also doing, and we are also going to telecast. We, for example, regional channels, we are revamping that we are doing, sir. Dayanidhi Maran ji. Sir. DD Sayatri is also upgradation in the local Marathi channel is upgraded. Is going, sir. Sir, thank you, Speaker, sir. So I would like to ask the Honourable Minister, sir, a very clear question, sir. Sir, you have been explaining that you are expanding the programming for regional content, regional languages. Sir, there's been a severe voices from the southern part of India,
especially regional kendras, where the employees are sent home or being replaced from employees from North India, and the regional employees are not being given place. This is happening everywhere. And similarly, sir, are you closing down the regional All India radios centers and making it centralized? By thus, are you laying off employees, sir? And next, sir, since the Honorable Minister is so passionate about All India radio, sir, and FM, sir, even now we are still in the backward, we are 20 years backward, sir. Right now, digital FM has come throughout the world. Are you taking any concrete steps to bring in digital FM, sir? Sir, FM, this is FM. The digital FM is one carrier has 4 FM stations, sir, because the Prime Minister is very fond of the radio, and Man Ki Baat comes in the radio. So I'm sure that, sir, you should take more effort to ensure that a lot of modernization takes place in this department. Thank you, sir. Respected Speaker, sir. So, Honorable Member is experienced in this field because he is having own channels. Sir, at least, sir, member asked good questions. Sir, member 3 more questions asked. I have to tell one. First, we are not closing any of the stations, sir. Sir, upgradation only we are doing. Member knows that. Whenever the cell phone is introduced, we are all having bada phones, sir. Big size phones we are had. Then sometime small chota phone aaye the. Small size phone aaye the, sir. Now, sir, we are having digital smartphones. We need not necessary to watch the TV, or we need not go listen the radio. Everything is in our mobile, sir. Sir, like that, upgradation only we are doing. We are not closing any of stations for this, sir. Second, concern about the minister's concern about the southern state, sir. So I am from Tamil Nadu, sir, but I am member of from Madhya Pradesh. So we are not neglect any of regional channels or any regional languages, particularly member state. Member from Tamil Nadu, member I can tell in Tamil also. Sir, Tamil Podigai channel is there. In that Podigai, I want to tell member, Podigai channel Modal Moraila, DD Podigai, HD la vandirukkudu abindratha I have to convey to the member. First time in the regional channel, we are introduced HD, sir. Sir, again, Minister asked digital FM. Sir, sir, member, sir, honorable member asked this question. Sir, digital FM. Sir, what? Digital FM. Sir, that member is told, sir, this good suggestions. Member can come at any time to my office. I will discuss with this and we will take care, sir. Thank you, sir. Shri Mohammad Javed. Question number 85. Shri Thol Thirma Balawan. माननीय मंत्री जी पर रख दिया अध्यक्ष जी. Speaker, sir, I would like to express my sincere thanks to our Honorable Minister of Rural Development for his reply to my questions. I need further clarifications from our Honorable Minister. 15.3 crore workers are registered under Manrega scheme. 300.12 crore working days were created for last year. This means that a person is only given work for about 20 days. The purpose of this law is to provide 100 days of work, but not even one person in the scheme could get a job for 100 days. This is because the financial allocation for this scheme is very low. In this case, the budget cut off rupees 25,000 crore in this year's budget over last year's revised estimate is tantamount to scrapping the plan. This project was created as a special project
that no other country in the world has. The Honourable Minister should clarify whether this government has decided to abandon this project as it was created by the UPA government. According to a revised budget estimate, rupees 98,000 crore was allocated for the Manrega project last year. But the Manrega site says total expenditure of the project is rupees 92,000 crore. Member, please be... Of which 80,000 crore has been released by the union government. Why this discrepancy in the figure? When will the balance due for the last financial year be released to the states? Sir, another one question. 1.33 crore people in Tamil Nadu. Sir, regarding... तो बोलो ना आप, मैं माननीय मंत्री जी बोल रहा हूं मैं। अध्यक्ष महोदय, अब मैं क्या करूं? अध्यक्ष महोदय बैठे तब तो। वो नहीं बैठेंगे, आप तो जवाब दो। अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने मनरेगा को अगर आप देखेंगे तो 2014 में केवल 33 करोड़ का ही बजट था और आज केवल 33,000 करोड़ का बजट था। अगर मेरी सरकार में देखेंगे तो श्रम दिवस केवल उस समय 1,660 करोड़ श्रम दिवस हुआ था और अभी 2,098 करोड़ श्रम दिवस हुए। रिलीज की गई केंद्रीय निधि 2,13,320 ये पिछली सरकार में था 14 के पहले जो आरोप लगाया। अभी हमने 4,99,921 करोड़ का किया है और पूर्ण किए गए 153 लाख इनके थे। अभी हम 529 लाख कार्य को पूरा किया है। अध्यक्ष महोदय, वही नहीं, मैं इनके सामने रखना चाहता हूं कि महात्मा गांधी नरेगा एक मांग आधारित है, पूरा सदन जानता है। राज्यों का आवंटन नहीं निश्चित किया जाता है। वर्ष 2020-21 में बी था मात्र 61,500, लेकिन धन की आवश्यकता के अनुसार रिवाइज एस्टीमेट 1,11,500 हुआ। उसी तरह से वर्तमान 21-22 में 73,000 करोड़ था। डिमांड के अनुसार अभी तक जहां पर खड़े हैं 98,000 है। आगे भी डिमांड जितना होगा भारत सरकार पूरी करेगी, इसलिए न कटौती है। 33,000 बनाम 1,12,000 करोड़ हम कहे हैं। Honorable member. Sir, regarding Tamil Nadu, 1.33 crore people in Tamil Nadu are registered under this scheme. Among them of 93 lakh are active workers. With funds allocated by the union government, Tamil Nadu government can provide work for about 30 days only. Therefore, the Honourable Minister should inform whether additional funds will be allocated to Tamil Nadu. माननीय मंत्री जी। महोदय, आवंटन मैंने अभी कहा। जहां तक इस फाइनेंशियल ईयर में 7,609 करोड़ रुपया हमने तमिलनाडु को दिया। सबसे ज्यादा तमिलनाडु को दिया है। वही तो मैं कह रहा हूं। और 1 फरवरी तक तमिलनाडु का एक नया पैसा बाकी नहीं है। और मैं आपके समक्ष कह रहा हूं, आगे भी जरूरत पड़ेगी तमिलनाडु या किसी राज्य को देता रहूंगा। मोहम्मद जावेद। यस यस प्लीज। कौन सा? बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, माननीय मंत्री भी बिहार से आते हैं और जानते हैं, और इत्तेफाक से बिहार में भी उन्हीं की सरकार है सर। हम सब जानते हैं कि अभी जो नीति आयोग का रिपोर्ट था उसमें ये दर्शाया गया कि 52% लोग बिहार में गरीब हैं। वही नहीं, सीमांचल में लगभग 65% लोग गरीब हैं सर। आप भी जानते हैं, आपके इलाके में भी हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में बिहार के लोग मजदूरी कर रहे हैं। लेकिन सर, और आपका हिंदुस्तान में अगर आबादी देखा जाए, बिहार की आबादी 10% है, लेकिन मनरेगा में फंड का देखा जाए
जहां पे 1,10,000 करोड़ पिछले साल दिया गया था, वहां पे बिहार को सिर्फ 6,600 करोड़ दिया गया। हमारे पॉपुलेशन के तुलना में भी नहीं दी गई, उसकी आधी दी गई। वहीं पे अगर हम सबसे पहला अव्वल आंध्र प्रदेश का देखें सर, पॉपुलेशन के आधार पे दुगुना दी गई। तो मेरा माननीय मंत्री से आपके द्वारा ये जानकारी लेनी है कि क्या आपकी मौजूदा मोदी सरकार केंद्र में और मौजूदा सरकार बिहार में बीजेपी की सरकार बिहार के लोगों को और गरीब बनाना चाहती है, और अगर नहीं बनाना चाहती है तो क्या हमारे पॉपुलेशन के आधार पे हमें माननीय सदस्य सम्मानित हैं। मैं कुछ और ज्यादा नहीं कहूंगा। इनके यूपीए सरकार में बिहार को केवल 9 करोड़ लेबर बजट हुआ था, केवल 9 करोड़, और आज बिहार में 21 में आप देखें 23 करोड़ है। आगे भी बिहार की सरकार प्रगतिशील सरकार है, आगे जो भी जरूरत पड़ेगी भारत सरकार वहां करने को तैयार है। दुष्यंत सिंह जी। सर नमस्कार सर, आपको मैं स्पीकर साहब आपको मैं धन्यवाद देता हूं। मैं मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने ये कहा है कि कोई भी सरकार जो भी राशि मांगेगी, राजस्थान में 2 पखवाड़े के पैसे बचे हुए हैं। क्या मंत्री जी 2 पखवाड़े के पैसे जहां से माननीय स्पीकर साहब आते हैं, राजस्थान को भी वो आप पूरा जो सेंटर से आना है पैसा आप तो देश के हैं, राजस्थान के नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अनुभवी हैं, इस सदन के सीनियर हैं, हमसे तो सीनियर हैं। मैंने सारी स्थिति रखा है। पैसा बजट देने का कोई नहीं है, एक वित्तीय अनुशासन है और एक वित्तीय प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत राजस्थान सरकार का अगर अब मेरे पास अगर कोई बजट बाकी हो और वित्तीय प्रक्रिया में भी सही हो, तब ये हमारे सामने प्रश्न उठाएं। क्वेश्चन नंबर 86 एन के प्रेमचंदन जी। थैंक यू स्पीकर सर। पूरे ब्रीफ में प्रश्न पूछो सर। स्पेसिफिक सब भूमिका बांधते हो। एक मिनट सर। स्पेसिफिक क्वेश्चन। ऑनरेबल मिनिस्टर फ्रॉम द स्टेट ऑफ केरला, rupees 3,358 crores of rupees is pending as arrears, and last year, from the last financial year, you have earmarked the allocation for scheduled caste, scheduled tribe and others. And the interesting fact to be noted is that scheduled caste section of the people are not getting the wages in the state of Kerala. What is the reason by which the allocation of the scheduled caste workers are not being provided? I would like to know a specific answer from the Honorable Minister. I do appreciate that you are a performing minister. You are responding to the honorable members, for which we are thankful, and I would like to have a specific answer as far as Kerala is concerned. Thank you very much, sir. माननीय प्रेमचंद्रन जी ने जो विषय उठाया है, मैं उनके सामने कहूंगा कि खास करके इन्होंने मजदूरों के मजदूरी के सरलीकरण का विषय उठाया है। मैं इस सदन में कहना चाहता हूं, एससी और एसटी दोनों के वर्गीकृत करने के प्रक्रिया को सेम रूप पहले से करके, लेकिन हम उनको चिन्हित करने की जो स्थिति है रहेगा, लेकिन किसी मजदूर का पैसा बकाया नहीं रहेगा, वो सरलीकरण के तहत आएगा। और जो आपने केरल का कहा है, केरल में जो कुछ भी प्रक्रियाधीन रहेगा, फिनेंशियल रेगुलरिटीज, फिनेंशियल अनुशासन जो भी रहे, उसी के तहत हमारे पास खास करके मटेरियल में कई चीजें होती है, मैं यहाँ छेड़ना नहीं चाहता। लोग लोकपाल नहीं रखते, जो उनके ऊपर सोशल सर्वे का होता, थर्ड पार्टी सर्वे का, उस पैसे को रीइंबर्स नहीं करते, उसकी चर्चा नहीं करते, लेकिन ये चर्चा जरूर करते। मैं निवेदन करूंगा सांसदों से, ये आपका पैसा है, ये कोई भारत सरकार आपका पैसा है। इस मनरेगा को
अभी मैं तमिलनाडु की बात हम अभी नहीं कर रहा हूं बालू साहब, लेकिन मैं पूरा हिसाब किताब लेके आया था कि तमिलनाडु हो या केरल हो, आपसे मेरा निवेदन है सबसे, पक्ष और विपक्ष सबसे, कि ये आज हमने एक ऐप दिया है, उसमें उस ऐप को भी सरकार मॉनिटरिंग करे, सरकार डिस्ट्रिक्ट विजिट करे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी कमियां हैं, हम सब मिलके करें। श्री 86 DK सुरेश जी। Thank you, sir. In the minister's reply, explained about all the central schemes for the farmers. Honourable member, please. Question number. Question number 86, sir. माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। Sir, in his reply, honourable minister has explained about the central scheme for the farmers, sir. Farmers are the backbone of our country, sir, our economy. At the same time, the living condition of our farmers is very pathetic, sir. For the farmers, there is no retirement, sir. No pension, no commission, sir, for the farmers. Farmers work hard till the end of their life, sir. 60% of the population in the country depends on the agriculture. There is no stable market and no stable price for the crops. The MSP which has been given by the government, also various gaps and caps is there, sir. Only for 23 crops on various conditions. So my question is whether the government is ready to consider a retirement for the farmers and announce pension scheme for the farmers. Thank you, sir. Very good. माननीय अध्यक्ष जी, जैसा सदस्य ने पूछा है तो उसके अनुसार मैं कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है आने वाले कल में कि किसानों की इनकम बढ़े और इस दृष्टि से महत्वपूर्ण जैसा कि उत्पादकता बढ़े, उत्पादन भी बढ़े और किसानों को संरक्षण भी मिले और इसके साथ ही लागत में भी कमी आए, इस दृष्टि से और नई टेक्नोलॉजी से भी जोड़ा जाए किसानों को और रिस्क कवर करना और इंफ्रास्ट्रक्चर गांव तक पहुंचे और इसके साथ ही बजट को भी बढ़ाना, जैसा कि प्रश्न के मूल प्रश्न में प्रश्न जो बजट का भी बात की गई है, जहां बजट है तो वो भी 2013 के अंदर टोटल मिलाकर 27,000 बजट था, 27,000 करोड़, वो अब बढ़कर 1,32,000 करोड़ रुपए हो चुका है। नहीं, बजट बढ़ाने के लिए नहीं कहा, इन्होंने कहा कि क्या बजट, मैं उस पे भी आ रहा हूँ अध्यक्ष जी, मैं उस पे आ रहा हूँ और इन्होंने जो बताइए ऐसी, मैं उसके ऊपर आपको कहना चाहूँगा इसके लिए माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि योजना है उसके अंदर किसानों को जो एक उम्र पूरी होने के बाद 60 साल की उम्र का कहा है, उसके लिए पेंशन योजना के तहत कृषि किसानों के लिए योजना चालू की गई है और उस योजना के साथ जो भी किसान जुड़ता है उसको आने वाले समय के अंदर उस किसान को उसके रेशियो के अनुसार, उनकी उम्र के अनुसार उनको 3,000 रुपये का प्रावधान किया गया कि उसको पेंशन के रूप में उस किसान को जिसकी 60 साल से अधिक उम्र हो गई है उसको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। ऑनरेबल मेंबर सबमिट नो TR बालू साहब। Honorable Speaker, sir, I fully appreciate you of our agriculture community as well as the persons who are toiling in their fields day and night and contributed 20% of our contribution to the GDP as well as 50% of workforce in India. And beyond this, animal husbandry, forestry and fisheries, they contribute 15% of GDP. The positive side is during the recession, global recession, India withstood because of agriculture. India withstood the problem because of agriculture. Knowing fully well all these problems, our Chief Minister, Honorable M.K. Stalin, has brought a separate agriculture budget in Tamil Nadu, who is a forerunner for entire India. And I want to know the Honorable Minister could reply because there is evidence wherein government of Tamil Nadu is going without any hassle-free problems as far as agriculture is concerned. See, because
here in India, holistically, almost 1.5 lakhs farmers went on strike more than 1 year. It is evident, the problem is evident. So that is so to avoid all this problem, to avoid the inherent problems in the core sector, why don't you bring in a separate agriculture budget to India as a nation? Thank you, sir. उमर साहब को जवाब देने दो। कृषि राज्य का विशेष लिए बजट लागू करते अच्छी बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बालू साहब ने जो कहा वो स्वाभाविक रूप से सबको अच्छी लगने वाली बात है, लेकिन हम सब जानते हैं बजट एक हो या दो हो, बजट की दिशा होनी चाहिए, बजट में पर्याप्त प्रावधान होना चाहिए और जो प्रावधान है उनको क्रियान्वित करने का जज्बा होना चाहिए। आमतौर पर पहले के दौर में अगर हम देखें तो रेल बजट अलग आता था और भारत सरकार का शेष बजट अलग आता था। रिफॉर्म किया, समय बचा, डिस्कशन का समय बचा, आज एक बजट आता है, रेलवे के प्रावधान भी उसमें रहते हैं और मैं समझता हूं कि अगर हम विश्लेषण करके देखेंगे तो विगत 60 वर्षों और इन 7 वर्षों में तो हमको रेलवे की योजनाओं के क्रियान्वयन में जमीन और आसमान का अंतर दिखाई देगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बजट अलग करने की बात तो कह सकते हैं, लेकिन बजट जब अलग हो तो उसमें जो कुल बजट में राशि है उसके अतिरिक्त अगर राशि का प्रावधान हो तो अलग बजट करने की जरूरत है। नहीं तो कुल मिला के जो बजट है उसी को काट के कृषि बजट अलग करके नाम रख दिया, उससे न देश को फायदा होने वाला है न किसानों को फायदा होने वाला है। मैं आपके माध्यम से बालू साहब को और सदन को यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि मोदी सरकार कृषक और किसानी दोनों के प्रति, उनके हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अलग बजट न भी आए तो किसानी में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। Index is 104 out of 116 countries. That is why I am requesting my friends to bring out a separate budget. The hunger index is 104 out of 116 countries. दुगना हो गया किसानों का, अब क्या करना है? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। उत्तर प्रदेश में खेतों में जो आवारा पशु हैं बहुत ऐसे घूमते रहते हैं, बहुत फसलों का नुकसान कर रहे हैं और गांव के लोग उन आवारा पशुओं को दो नाम लेकर पुकारते हैं। अगर हम यहाँ नाम दो बता देंगे तो आप बहुत हल्ला मचाएंगे, मैं उसको नहीं बताता हूँ क्या दो, नहीं वो बताना मुनासिब नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं वो दो नाम क्या लेते हैं। मैं अरे अब छोड़िए, वो दो नाम लेते हैं वो पता कर दीजिएगा। मैं फसलों की बहुत क्षति हो रही है और इससे आपकी बहुत किरकिरी भी हो रही है और इससे आगे आने वाले चुनाव में आपका बहुत नुकसान भी होने जा रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किसानों की फसलों को क्षति से बचाने के लिए कोई इंतजाम क्या चुनाव के पहले ही करेंगे या चुनाव जीतने के बाद करेंगे? माननीय अध्यक्ष, धन्यवाद। इन्होंने आवारा पशु की बात की है। पशु आवारा नहीं होता है और पशु हमारा, जैसा कि इन्होंने जिस तरह से गाय की या बात की है, तो गाय हमारी पूजनीय है और उसको हमें निश्चित रूप से घर पे बांध के रखना चाहिए और इसके लिए अन्य पशु है तो उनको भी हम निश्चित रूप से रखें। लेकिन उसके बावजूद भी राज्य सरकार आवारा कोई नहीं होता। राज्य सरकार इसके ऊपर अगर कोई योजना के तहत भारत सरकार से अगर उसमें आरकेवी या अन्य योजना जिसमें है उसमें अगर राज्य सरकार का आता है तो उसके तहत उसमें कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 के सुरेश जी। क्वेश्चन नंबर 87। अन्य अध्यक्ष जी, उत्तर सदन के पटल पर रख दिया गया है। Honorable Speaker sir, the decision to promote non-traditional source of energy, especially in electric vehicle segment, indicates a policy shift in line with the government decision to meet its commitment in reduction of emissions. However, in a recent controversy
The global electrical vehicle manufacturer, Tesla, when it expressed its interest to enter Indian market, was discouraged by government, which sent a wrong message to the companies that wish to enter the Indian market. In this scenario, I would like to ask the government through you, sir, whether the government would invite Tesla to enter Indian market, and what are the steps undertaken the government promote mass production of electric vehicles in the country. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य को और सम्मानित सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 3 स्कीमें लागू की हैं। एक फैम 2 है जो 10,000 करोड़ की है डिस्ट्रीब्यूशन साइड में। दूसरी स्कीम है PLI ऑटो जो 25,938 करोड़ की है सप्लाई साइड में। तीसरी है PLI ACC 18,100 करोड़ की, ये भी सप्लाई साइड में है। ये तीनों स्कीमें बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहनों को उत्पादन बढ़ाने के लिए बनाई गई। सम्मानित सदस्य ने जो सवाल किया है कंपनी का नाम लेके, हमारे विभाग ने अभी गोवा के अंदर एक राउंड टेबल वार्ता की जिसमें मैं खुद भी वहां पर उपस्थित था। अनेक कंपनियां वहां पर आईं, जैसे सियाम आई, एक्मे आई और प्रमुख उद्योगों के प्रतिनिधि भी वहां पर थे। सबने एक स्वर में कहा कि सरकार ने जो करना था वो कर दिया, अब करने की बारी उद्योगों की है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सम्मानित सदस्य हमारे हाउस के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं सुरेश जी, मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूं 115 कंपनियों ने आज तक इन स्कीमों में अप्लाई किया है। 50 विदेशी हैं, 65 भारत की हैं। लेकिन जिस कंपनी का माननीय सदस्य नाम ले रहे हैं, उन्होंने हमारी नीति के अनुसार अब तक इस स्कीम में अप्लाई नहीं किया है। वो कंपनी चाहती है कि मजदूर चीन का हो और बाजार भारत का हो। आदरणीय मोदी जी की सरकार में ये नहीं चलने वाला। माननीय सुरेश जी, नहीं चलेगा जी। हमारी सरकार की तो ये नीति है, अगर भारत के बाजार का उपयोग करना है तो रोजगार के अवसर भी भारतीयों को देने होंगे। मैं माननीय सदस्य से ये पूछना चाहता हूं, क्या वो भारत के पैसे को चीन को दिलाना चाहते हैं? लगता कुछ ऐसा ही। उस कंपनी ने हमारे विभाग की नीति के अनुसार, मैंने कह दिया, अप्लाई नहीं किया है। उसके लिए भारत के दरवाजे खुले हुए हैं, वो आए, नीति के अनुसार अप्लाई करे, यहाँ कंपनी लगाए, हमारे लोगों को रोजगार दे और हमारे राज्य को बढ़ाए। इसके लिए उसके दरवाजे खुले, वो आए। सप्लीमेंट्री चाहिए रहा। Whether the government has analyzed the potential competition from China in electric vehicle manufacturing that is set to become the largest manufacturer by 2030 as per reports. Whether the Indian government has set up detailed plan of action to increase production of electric vehicles in India and to counter China aggressive push to become the electric vehicles global market leader by 2030. Also, sir, if so, the details thereof electric vehicle manufacture is included in the concept of $1 trillion economy policy by the government. Thank you, sir. अध्यक्ष जी, बहुत अच्छा सवाल किया माननीय सदस्य ने, और मैंने जैसे पहले उनको अवगत कराया कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ाने के लिए 3 स्कीम में दोबारा उनको नहीं दोहराना चाहता, बता दिया उनको। उन 3 स्कीमों के तहत भारत में सब कंपनियों के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। और इसका फायदा क्या होगा? उन्नत टेक्नोलॉजी भारत में आएगी, कल पुर्जे भी यहां बनेंगे, गाड़ियां भी यहां बनेंगी, तो यहां के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अभी जो भारत के जो उद्योग हैं, जो भी दुनिया के बाजारों से मुकाबला नहीं कर रहे, माननीय सुरेश जी,
इन स्कीमों के माध्यम जब कंपनियां यहां आएंगी, हमारे यहां पर नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा और यहां पर वो टेक्नोलॉजी आएगी तो यहां पर जो हमारे जो उपभोक्ता हैं, जो कंज्यूमर हैं, उनको वाहन भी सस्ता मिलेगा तो लागत कम आएगी और उसके साथ हम एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। तो ये दोनों चीजें, रोजगार भी मिलेगा, राजस्व भी मिलेगा, हम एक्सपोर्ट भी कर बढ़ेंगे। जो मोदी जी का सपना $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का है, वो इस स्कीम के माध्यम से निश्चित तौर पे साकार भी होगा और ये स्कीम भारत के ऑटोमोटिव बाजार में, इलेक्ट्रिक में बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण, मुझे आपको सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही कि भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम ने 5 फरवरी 2022 को वेस्ट इंडीज। यूपी में मुद्दों की चोट है, कीमती